दिल से मासूम और मन से चंचल एलिसा एस्पोसितो एक ऐसी लड़की थी जो यूं तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी हर एक हरकतों में उसके शब्द छलकते थे। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती थी, एक अपार्टमेंट की 4 दीवारी में कैद। ना कोई परिवार, ना साथी। घड़ी की सुइयों की तरह उसकी जिंदगी बस एक ही रूटीन में चलती रहती थी। हर दिन सुबह उठना, घर के काम करना, रात को काम पर जाना और फिर वही अकेलापन। लेकिन मासूम एलिसा बिना किसी चाहत, बिना ख्वाब के जिंदगी को बस जिए जा रही थी। एलिसा जन्म से ही अनाथ थी। पैदा होने के साथ ही उसे एक नदी के किनारे छोड़ दिया गया था, लेकिन किसी ने उसे बचाया और एक अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया। तब से उसका पूरा बचपन उस अनाथ आश्रम में ही बीता। बचपन से ही उसकी गर्दन पर एक चोट का निशान था, मानो किसी ने पंजे से उसकी गर्दन नोची हो। डॉक्टर्स का मानना था कि उस चोट ने ही उसके वोकल कॉर्ड्स को नष्ट कर दिया है, उसी वजह से वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन एलिसा ने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा। वो खुददार थी और अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक सरकारी रिसर्च फैसिलिटी में साफ सफाई का काम करती थी। अपनी पूरी जिंदगी में एलिसा को केवल 2 ही लोगों का साथ मिला था, जिसमें से एक था उसका अधेड़ उम्र पड़ोसी जाइल्स, जो खुद भी जिंदगी में बहुत अकेला था। वो एक चित्रकार था और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए पोस्टर्स बनाने का काम करता था। और दूसरी थी जेल्डा, जो एलिसा की सहकर्मी थी। जेल्डा एलिसा की इशारों की भाषा समझती थी और उसकी आवाज बनकर रहती थी। ये दौर था 1960 का, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी थी। अमेरिका और रशिया दोनों ही देश सुपर पावर बनने की रेस में लगे थे और एक दूसरे की जासूसी करते रहते थे। एलिसा अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में जिस रिसर्च फैसिलिटी में सफाई का काम करती थी, वहां भी एक खुफिया रिसर्च की जा रही थी। उस रात एलिसा अपनी सहकर्मी जेल्डा के साथ काम पर आ चुकी थी। एलिसा और जेल्डा फैसिलिटी के सबसे पुराने सफाई कर्मी थे, इसलिए खुफिया कमरों की साफ सफाई का काम उन्हें ही दिया जाता था। वे दोनों एक लैब की सफाई में व्यस्त थे। इसी दौरान कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड अपनी टीम के साथ वहां आया। आज से रिचर्ड उस फैसिलिटी में एक खुफिया रिसर्च करने वाला था। वो एक बड़े से टैंक में कोई चीज लेकर आया था। वो टैंक ऊपर से मजबूत कांच का था, जिससे उसके अंदर पानी भरा दिख रहा था, लेकिन वो पानी काफी गंदा था, इसलिए पानी में क्या है ये देख पाना मुश्किल था। रिचर्ड अपने साइंटिस्ट्स के साथ बातों में लग गया। इसी दौरान वहां सफाई कर रही एलिसा जिज्ञासा लिए उस टैंक में झांकने लगी। उसने अपना हाथ कांच पर रखा, तभी अचानक ही मगरमच्छ जैसा एक पंजा धम से कांच पर टकराया। एलिसा घबराकर पीछे हट गई। इतने में ही फैसिलिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग ने एलिसा और जेल्डा को लैब से बाहर निकाल दिया और उस लैब का दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एलिसा और जेल्डा उस लैब के बाहर कॉरिडोर में सफाई कर रहे थे। तभी अचानक ही रिचर्ड जख्मी हालत में लैब से बाहर निकल कर आया। उसकी 2 उंगलियां कटकर अलग हो चुकी थी और उसके हाथ से खून की धार फूट रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। इतने में ही कुछ साइंटिस्ट्स भागते हुए वहां आए और उसे फौरन अस्पताल ले गए। हालांकि एलिसा और जेल्डा को इन सब चीजों में दखल देने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस घटना के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। कुछ देर बाद एलिसा और जेल्डा जब अपना लंच कर रहे थे, तभी सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग वहां आया। वो उसी वक्त उन दोनों को सफाई के लिए लैब में ले आया। वहां उन्होंने देखा कि लैब में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। फ्लेमिंग ने उन्हें 20 मिनट के अंदर लैब को पूरी तरह साफ करने का आदेश दिया, जिसके बाद वे दोनों बिना कोई सवाल किए अपने काम पर लग गए। इसी दौरान एलिसा को रिचर्ड की दोनों कटी हुई उंगलियां वहां पड़ी मिली, पर उन्हें देख एलिसा के मन में जरा भी डर या घिन की भावना नहीं आई। उसने बेझिझक उन उंगलियों को हाथ से उठाकर एक पैकेट में भर दिया। लेकिन वहीं जेल्डा अपनी नाक सिकोड़ती हुई फ्लेमिंग को बुलाने भाग गई। इसी दौरान एलिसा को पीछे पानी से भरे एक ग्लास चैम्बर में कुछ हलचल महसूस हुई। पानी के अंदर उसे एक परछाई सी नजर आ रही थी। एलिसा जब उस चैम्बर के करीब गई, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ग्लास चैम्बर में पानी के अंदर एक अजीब सा जीव कैद था, जो इंसान और किसी जलीय जीव का मिला जुला रूप लग रहा था। हालांकि एलिसा उसे देख हैरान जरूर थी, पर वो उससे बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। उसने कांच पर अपना हाथ रखा। ये देख वो जीव भी एलिसा की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा, पर तभी वहां किसी की आहट हुई, जिसे सुनकर वो जीव वहां से चला गया और एलिसा भी उस चैम्बर से दूर हट गई। वो जेल्डा थी जो फ्लेमिंग को वहां ले आई थी। एलिसा ने फ्लेमिंग को रिचर्ड की उंगलियां सौंप दी और वहां से चली गई। फिर अगली रात जब फैसिलिटी के सारे स्टाफ घर जा चुके थे, एलिसा एक बार फिर चोरी छुपे लैब में घुस आई। एलिसा उस लैब की सफाई करती थी, इसलिए उसके पास उस लैब का पास था।
एलिसा ने देखा कि आज उस जीव को पानी से भरे एक पूल में बेड़ियों से बांध कर रखा गया था। बेखौफ एलिसा एक पैकेट लेकर पूल के पास बैठ गई। उस पैकेट में उबले हुए अंडे थे। एलिसा ने एक अंडा छीलकर उस जीव को दिखाया। वो जीव तुरंत पानी से बाहर निकल आया। एलिसा ने उस अंडे की एक बाइट लेकर उस जीव को दिखाया कि ये खाने की चीज है। फिर उसने वो अंडा उस जीव की ओर बढ़ा दिया, लेकिन वो जीव एलिसा को खतरा समझकर उस पर गुर्राया। एलिसा डरकर पीछे हट गई, लेकिन उसके अंदर हिम्मत की कमी नहीं थी। उसने इशारों में उस जीव से कहा कि डरो मत, सब ठीक है। फिर अंडे को पूल के किनारे पर रख दिया। वो जीव एक झटके से अंडे को झपटकर वापस पानी में चला गया। ये देख एलिसा मन ही मन मुस्कुराती हुई लैब से बाहर आ गई। उस वक्त ज़ेल्डा लैब के बाहर ही थी। उसने एलिसा से कहा कि रिचर्ड ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया है। कुछ मिनटों बाद वे दोनों रिचर्ड के कैबिन में बैठे थे। रिचर्ड ऑपरेशन से अपनी दोनों उंगली वापस लगवा चुका था। रिचर्ड ने एलिसा और ज़ेल्डा से कहा, मुझे यकीन है तुम दोनों ने लैब में मौजूद उस जीव को देखा होगा जिसने मेरी उंगली काटी थी। मैं उस जीव को अमेज़न नदी से पकड़ कर लाया हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वो जीव कितना खतरनाक है। भले ही वो जीव इंसानों की तरह दिखता है, पर उसे इंसान समझने की गलती मत करना। लैब की साफ सफाई करते वक्त हमेशा उस जीव से दूर ही रहना। इस चेतावनी के साथ रिचर्ड ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। हालांकि रिचर्ड की सोच जो भी हो, लेकिन एलिसा को उस जीव से हमदर्दी होने लगी थी। वो उस बेजुबान जीव में खुद को तलाश कर रही थी। अगली रात सारे स्टाफ के जाने के बाद वो एक बार फिर उस जीव के लिए अंडे लेकर आई। साथ ही इस बार वो एक म्यूजिक प्लेयर भी अपने सामान के साथ छुपा लाई थी। उसने पूल के पास अंडा रख दिया और म्यूजिक प्ले किया। म्यूजिक की धुन सुनकर वो जीव बड़ी ही उत्सुकता के साथ पानी से बाहर आया। वो जीव म्यूजिक को महसूस कर पा रहा था। अब उसे एलिसा का साथ अच्छा लगने लगा था। एलिसा हर रोज उसके लिए अंडे लेकर आती थी और उस जीव की पसंद के मुताबिक उसे हर रोज अलग अलग तरह के म्यूजिक सुनाया करती थी। साथ ही वो जीव एलिसा की इशारों की भाषा भी सीखता जा रहा था। इस तरह एलिसा और उस जीव दोनों को ही एक दूसरे से काफी लगाव हो गया था। इसी दौरान एक दिन फैसिलिटी के चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट हॉफस्टेटलर ने एलिसा को उस जीव के साथ देख लिया। अब तक तो रिचर्ड और बाकी साइंटिस्ट उस जीव को केवल एक बेअकल जानवर ही समझ रहे थे, लेकिन एलिसा और उस जीव को एक दूसरे से इशारों में बात करते देख रॉबर्ट को समझ आया कि वो जीव काफी इंटेलिजेंट है। हालांकि रॉबर्ट ने रिचर्ड को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह रॉबर्ट एक सुनसान जगह पर किसी से मिलने आया। कुछ ही समय बाद एक कार वहां आकर रुकी। कार में मौजूद आदमी ने रॉबर्ट से एक पासवर्ड मांगा। पासवर्ड मैच होने पर वो उसे एक रेस्टोरेंट के किचन में ले आया। वहां रॉबर्ट की मुलाकात दो रशियन आदमियों से हुई। तभी उन्होंने रॉबर्ट को दिमित्री कहकर पुकारा, जो कि एक रशियन नाम था। असल में रॉबर्ट एक रशियन जासूस था जो कई सालों से नाम बदलकर अमेरिकन की जासूसी कर रहा था। वे दो रशियन आदमी रॉबर्ट के साथी थे जिन्हें रॉबर्ट उस जीव की इंफॉर्मेशन देने आया था। रॉबर्ट ने उन्हें उस जीव के बारे में अब तक मिली सारी जानकारी दी और बताया कि वो जीव इशारों की भाषा और संगीत को समझ सकता है। रॉबर्ट को यकीन था कि वो जीव इंटेलिजेंट भी होगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के हाथ एक ताकतवर हथियार लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट ने अपने साथियों से जल्द उस जीव को चुराकर अपने देश ले जाने को कहा और वहां से निकल गया। फिर उसी रात फैसिलिटी में एलिसा एक बार फिर चोरी छुपे उस जीव के लिए अंडे लेकर आई। तभी उसने देखा कि वो जीव बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। आज उस जीव को पानी से बाहर बेड़ियों से बांध कर रखा गया था और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। एलिसा उसे देख बेचैन हो उठी। तभी बाहर से किसी के आने की आहट आई, जिसे सुनकर एलिसा एक कोने में छुप गई। इतने में ही रिचर्ड एयरफोर्स के जनरल फ्रैंक को उस लैब में लेकर आया। असल में वो रिचर्ड ही था जिसने उस बेचारे बेजुबान जीव को इस हद तक टॉर्चर किया था कि वो जीव उठने की हालत में भी नहीं था। दरअसल रिचर्ड को लगता था कि उस जीव में कोई जादुई शक्ति है जिसकी मदद से उनका देश कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से आगे निकल सकता है। इसलिए रिचर्ड उस जीव को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो अपनी शक्तियां दिखाए, लेकिन अब तक उस जीव में उसे कोई शक्ति दिखाई नहीं दी थी। वहीं जनरल पहली बार उस जीव को देख रहा था। उसने रिचर्ड से पूछा, आखिर ये जीव है क्या चीज? इस पर रिचर्ड ने बताया, इसे हमने अमेज़न नदी से पकड़ा है। वहां के स्थानीय लोग इसे भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये सुनकर जनरल ने कहा, माना कि ये जीव अनोखा है, लेकिन ये तो किसी भी तरह से भगवान नहीं लगता। इस पर रिचर्ड ने कहा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। वैसे भी वो जंगली लोग बेवकूफ हैं। वो नदी में फल और फूल फेंककर इस जीव को भेंट चढ़ाते थे। खैर, मैंने इस पर काफी जोर आजमाया है ताकि देख सकूं कि इसमें कोई खास शक्ति है या नहीं।
पर जैसा मैंने सोचा था ये कोई भगवान नहीं, बस एक नई प्रजाति का जानवर है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसी बीच रॉबर्ट वहां पहुंचा। उस जीव की ये हालत देख रॉबर्ट का भी दिल पसीज गया। उसने रिचर्ड से पूछा, आपने इस बेजुबान जीव के साथ क्या किया? इस पर रिचर्ड ने कहा, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस इस जानवर की खूबी देख रहा था, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं निकला। लेकिन रॉबर्ट ने कहा, सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसी काम का नहीं है? ये जीव पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता है। हो सकता है कि ये खुले अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकता हो। जरा सोचिए, अगर हम इसे अंतरिक्ष में भेज पाए तो हम विज्ञान में सोवियत यूनियन से आगे निकल सकते हैं। रॉबर्ट उस जीव को जिंदा रखकर उस पर स्टडी करने के लिए कह रहा था, लेकिन रिचर्ड और जनरल उस जीव को चीर फाड़ करके ये पता लगाना चाहते थे कि वो पानी और जमीन दोनों जगह कैसे सांस लेता है। ये सब सुनकर वहां पीछे छुपी हुई एलिसा तड़प उठी। वहीं रॉबर्ट ने भी इस बात पर दुख जताते हुए कहा, जनरल आपको बेवजह इस जीव को मारने का कोई हक नहीं है। इस पर जनरल ने रॉबर्ट से चिढ़कर कहा, मेरी वर्दी में ये स्टार देख रहा है, इनका मतलब है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तू तो क्या, यहाँ कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, इसलिए तुझसे जितना कहा है उतना कर। ये कहकर जनरल रिचर्ड के साथ वहां से निकल गया। सारे लोगों के लैब से जाते ही एलिसा भी बाहर आ गई। वो किसी भी हालत में उसे मरने नहीं देना चाहती थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वो घर लौटी तो उसने अपने दोस्त जाइल्स को उस जीव के बारे में बताया और ये भी बताया कि रिचर्ड और उसके साथी उस जीव को मारने की तैयारी में हैं। वो जाइल्स से रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें किसी भी तरह उस जीव को बचाना होगा, पर जाइल्स को लगा कि शायद एलिसा किसी आम मछली या जलीय जीव की बात कर रही है और ऐसे किसी जीव को बचाने के लिए कोई भी रिस्क लेना जाइल्स को बेवकूफी लग रही थी। लेकिन एलिसा ने उसे इशारों में समझाया, भले ही वो जीव बेजुबान है पर वो एक इंसान की तरह चीजों को सोच और समझ सकता है। वो मुझे अपना दोस्त मानता है और मुझे देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसे मुझ में कोई कमियां नहीं दिखती। वो बस मेरी अच्छाइयों को देखता है, इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती हूँ। इस पर जाइल्स ने भी एलिसा के अंदर उस जीव के लिए छुपे प्यार को महसूस किया और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। इसी दौरान दूसरी ओर रॉबर्ट एक बार फिर अपने रशियन साथियों से मिला। इस बार उसके साथियों ने उसे एक डिवाइस और एक इंजेक्शन सौंपते हुए कहा, उस जीव को चुराकर हमारे देश में ले जाना नामुमकिन है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर हम उसका फायदा ना उठा पाए तो अमेरिकन को भी नहीं उठाने देंगे। तुम ये डिवाइस फैसिलिटी के फ्यूज बॉक्स में लगा देना, ये 5 मिनट के लिए सारे कैमरे और बिजली को बंद कर देगा। फैसिलिटी में जब अंधेरा होगा तो तुम ये इंजेक्शन लगाकर उस जीव को खत्म कर देना। रॉबर्ट अपने देश के प्रति वफादार तो था, लेकिन अपने साथियों के इस फैसले से वो काफी निराश हुआ। अगली सुबह ही रिचर्ड उस जीव का चीर फाड़ करवाने वाला था। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बचाए। दूसरी ओर एलिसा ने जाइल्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वे रात के वक्त उस जीव को लॉन्ड्री वाली गाड़ी में डालकर फैसिलिटी से भगाने वाले थे। इसके लिए जाइल्स ने अपने वैन पर उस लॉन्ड्री कंपनी का नाम पेंट कर दिया जो फैसिलिटी में गंदे कपड़े लेने आती थी। साथ ही उसने अपनी कला की बदौलत फैसिलिटी के स्टाफ की एक नकली आईडी भी बना ली। एलिसा ने जाइल्स से कहा कि उसे ठीक 5 बजे गाड़ी लेकर फैसिलिटी के लोडिंग डॉक पर पहुंचना होगा। एलिसा ने यह समय इसलिए चुना था क्योंकि 5 बजे ही स्टाफ की शिफ्ट चेंज होती थी। इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ एलिसा ड्यूटी पर आ गई। उसने सुबह होने का इंतजार किया और 5 बजने से ठीक पहले चोरी छुपे लैब में घुस आई। पहले तो एलिसा ने बड़ी ही चालाकी से लैब में लगे कैमरे का फोकस ऊपर की तरफ मोड़ दिया ताकि कोई उसे देख न पाए। इसके बाद वो उस जीव को जंजीरों से आजाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी रॉबर्ट वहां आ धमका। दरअसल रॉबर्ट के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो उस जीव को मारकर उसे दर्द से मुक्ति देने आया था। लेकिन एलिसा को उस जीव को भगाते देख रॉबर्ट ने भी एलिसा का साथ देने का फैसला कर लिया। उसने एलिसा को बेड़ियों की चाबी दे दी। इसी दौरान दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों का भी शिफ्ट चेंज हो रहा था। सभी अपना अपना अटेंडेंस कार्ड लेकर घर के लिए निकल चुके थे, पर जेल्डा ने देखा कि एलिसा का कार्ड अब भी फैसिलिटी में ही था। जेल्डा समझ गई कि एलिसा कुछ तो खिचड़ी पका रही है। जेल्डा ने उसका कार्ड अपने पास रख लिया और फैसिलिटी में उसे ढूंढने लगी। उस वक्त तक एलिसा और रॉबर्ट ने उस जीव को आजाद करके उसे कपड़े रखने वाले कार्ट में भर दिया था और उसे कपड़ों के बीच छुपा दिया था। रॉबर्ट ने एलिसा से कहा, तुम्हें इस जीव को हर वक्त पानी में रखना होगा और ध्यान रहे कि पानी खारा होना चाहिए क्योंकि ये खारे पानी का जीव है। साथ ही रॉबर्ट ने उसे एक बॉक्स में कोई चीज दी और कहा कि उसे इस चीज को हर 3 दिन में उस जीव के पानी में मिलाते रहना होगा। ये चीज उस जीव को पोषक तत्व प्रदान करेगी। इसके बाद रॉबर्ट ने आगे कहा, अगले 5 मिनट में मैं यहाँ की बिजली गुल करने वाला हूँ।
उस बीच तुम किसी भी तरह इसे यहाँ से ले जाना। उम्मीद करता हूँ तुमने इसके लिए कोई प्लानिंग की होगी। ये कहकर रॉबर्ट वहां से निकल गया। दूसरी ओर प्लान के मुताबिक जाइल्स भी अपनी लॉन्ड्री वैन लेकर फैसिलिटी तक पहुंच चुका था, लेकिन फैसिलिटी में एंटर होने से पहले ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया। उस गार्ड ने जाइल्स से उसकी आईडी मांगी और उसे चेक करने लगा। इस बीच उधर रिचर्ड ने भी सीसीटीवी मॉनिटर में जाइल्स की लॉन्ड्री वैन को देख लिया। इतनी सुबह लॉन्ड्री वैन को वहां देख रिचर्ड को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गार्ड को कॉल किया। उधर गार्ड जाइल्स की आईडी को चेक करता हुआ कॉल रिसीव करने बढ़ा। जाइल्स ने आईडी की नकल तो काफी अच्छी की थी, लेकिन उसे बनाने में इस्तेमाल हुई स्याही ने सारा खेल बिगाड़ दिया। गार्ड के आईडी कार्ड को छूते ही स्याही मिटने लगी, जिससे गार्ड को समझ आ गया कि वो आईडी नकली है। गार्ड ने फौरन जाइल्स पर बंदूक तान दी और उसे वैन से बाहर आने के लिए कहने लगा। वहीं रिचर्ड भी जाइल्स के वैन की तरफ भागा। इसी दौरान उधर एलिसा उस जीव को लोडिंग डॉक तक ले आई थी, पर तभी जेल्डा ने उसे देख लिया। जेल्डा को सारा माजरा समझ आ गया। वो एलिसा की फिक्र करती हुई उसे उस जीव को ले जाने से रोकने लगी। उसी वक्त उधर रॉबर्ट ने फ्यूज बॉक्स में अपनी डिवाइस फिट कर पूरी फैसिलिटी की बिजली गुल कर दी और लोडिंग डॉक पर आया। उसने एलिसा से कहा, जल्दी करो, हमारे पास बस 5 मिनट का समय है। ये सुनकर जेल्डा भी एलिसा की मदद करने को मजबूर हो गई। तभी रॉबर्ट ने देखा कि जाइल्स गार्ड के बंदूक के निशाने पर था। वो भागकर गया और पीछे से गार्ड को एक इंजेक्शन घोंप दिया, जिससे गार्ड वहीं धाराशाही हो गया। जाइल्स अपनी जान की खैर मनाता हुआ फौरन लोडिंग डॉक पर पहुंच गया। एलिसा ने उस जीव को तुरंत वैन में बिठाया और जाइल्स के साथ वहां से फरार हो गई। रॉबर्ट भी जल्दी जेल्डा को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। इस तरह एलिसा बड़ी ही चालाकी से रिचर्ड के नाक के नीचे से उस जीव को चुरा ले गई, पर रिचर्ड को बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाई थी कि उस जीव को चुराने वाली एलिसा है और इस चोरी में रॉबर्ट भी उनके साथ है। उसे यही लग रहा था कि इसमें किसी बड़े गिरोह का हाथ है। उधर एलिसा उस जीव को अपने अपार्टमेंट में लेकर आई। वो जीव ज्यादा समय तक पानी से बाहर नहीं रह सकता था, इसलिए एलिसा ने फौरन उसे पानी से भरे अपने पूल में लिटा दिया और उस पूल में रॉबर्ट का दिया वो पोषक तत्व वाला पदार्थ डाल दिया। लेकिन तब भी वो जीव ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एलिसा को याद आया कि रॉबर्ट ने उसे पूल में नमक डालने को भी कहा था। वो भागकर नमक का डिब्बा ले आई और सारा नमक पानी में उडेल दिया, लेकिन अब उस जीव में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। ये देख एलिसा बहुत ज्यादा मायूस हो गई। तभी अचानक ही वो जीव गहरी सांसें लेता हुआ जाग उठा। अब वो बिल्कुल ठीक था। ये देख एलिसा की भी जान में जान आ गई। उधर दूसरी ओर जब जनरल को उस जीव के चोरी होने की खबर मिली, तो उसने रिचर्ड से कहा कि अगर उसने उस जीव को जल्द से जल्द वापस नहीं लाया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर रिचर्ड पूरी जी जान से उस जीव को ढूंढने में लग गया। अगली सुबह एलिसा एक बड़े से नहर के पास आई। उस नहर का पानी सीधे समंदर में जाकर मिलता था। एलिसा अब उस जीव को पानी में आजाद करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त नहर में पानी कम था। नहर में जब पानी 30 फीट ऊपर तक भर जाता था, तभी वो समंदर में मिलता था, और ऐसा केवल अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही होता था, क्योंकि उन दिनों बारिश ज्यादा होती थी। एलिसा ने उस जीव को आजाद करने के लिए 10 नवंबर का दिन चुना और कैलेंडर पर उस दिन को नोट कर लिया। हालांकि उस दिन को आने में अभी कुछ समय बाकी था। इस बीच एलिसा उस जीव की बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही थी, और जब एलिसा काम पर चली जाती थी तो जाइल्स उसकी देखरेख करता था। इसी दौरान एक रात उस जीव की देखभाल करते करते जाइल्स की आंख लग गई। जाइल्स को सोए हुए देख वो जीव जिज्ञासा लिए बाथरूम से बाहर निकलकर हॉल में आया। तभी उसे हॉल में जाइल्स की एक पालतू बिल्ली नजर आ गई। वो बिल्ली उस जीव को देखकर गुर्राती हुई उस पर झपट पड़ी। उसी पल पूरे घर में एक चीख की आवाज गूंज उठी। उसे सुन जाइल्स भी नींद से जाग उठा। वो फौरन बाहर आया। तभी उसने देखा कि वो बिल्ली उस जीव का शिकार बन चुकी थी। वो जीव उसे कच्चा ही चबा चबा कर खा रहा था। जाइल्स जब उसे रोकने गया, तभी वो जीव बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया और जाइल्स के हाथ पे पंजा मारकर वहां से भाग निकला। जाइल्स ने उसी वक्त एलिसा को कॉल किया और उसे घर बुला लिया। जाइल्स का खून बहता देख एलिसा परेशान हो उठी, पर जाइल्स ने उसे समझाया कि उस जीव ने बस डर के कारण उस पर हमला किया। जाइल्स ने एलिसा को फौरन उस जीव को ढूंढने भेज दिया। एलिसा उसे ढूंढती हुई जब बाहर आई तो देखा कि उसके अपार्टमेंट की निचली मंजिल में मौजूद थिएटर के दरवाजे पे खून से सने हाथ का निशान था। एलिसा समझ गई कि वो जीव थिएटर में ही गया है। वो जब थिएटर में आई तो खुशकिस्मती से वो जीव वहीं था। वो बड़े पर्दे पर चल रही फिल्म देखकर हैरान हो रहा था। अच्छा था कि उस वक्त सारा थिएटर खाली था, इसलिए उस जीव को किसी ने नहीं देखा।
एलिसा उसे शांत करके वापस घर ले आई। वापस लौटकर एलिसा ने जाइल्स की मरहम पट्टी कर दी। इसी दौरान वो जीव जाइल्स के पास आया। उसने अपना हाथ जाइल्स के सिर पर रखा और जाइल्स का हाथ अपने सिर पर। तभी उस जीव के शरीर से नीली रोशनी सी निकलने लगी। जाइल्स उसे देख हैरान रह गया। फिर उस जीव ने जाइल्स के जख्म पर अपना हाथ रखा। जाइल्स समझ गया कि उस जीव को अपने किए का पछतावा है। उसे लगा कि शायद ये उस जीव के माफी मांगने का तरीका होगा। जाइल्स ने उस जीव को माफ कर दिया और अपने जख्म पर पट्टी लगा ली। अब धीरे धीरे वो जीव इंसानी भावनाओं को भी समझने लगा था। उसे एलिसा से प्यार हो गया था और एलिसा भी उसे चाहने लगी थी। उनका मिलन न सिर्फ मन तक सीमित रहा था, बल्कि शरीर से भी उनका संबंध जुड़ चुका था। एलिसा को तो जैसे उस जीव के रूप में एक जीवन साथी मिल चुका था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी दौरान दूसरी ओर रिचर्ड जोरों शोरों से उस जीव की तलाश में लगा था। उसे उस जीव को गायब करने का शक रॉबर्ट पर था, क्योंकि रॉबर्ट शुरुआत से ही उस जीव को मारने के खिलाफ था। रिचर्ड रॉबर्ट पर नजर रखने लगा। वहीं रॉबर्ट के रशियन साथियों को लग रहा था कि रॉबर्ट ने अपना काम पूरा करते हुए उस जीव को इंजेक्शन देकर खत्म कर दिया है। उन्होंने रॉबर्ट से वादा किया था कि वो जल्द ही उसे वापस रशिया भेज देंगे। इसी दौरान एक सुबह जाइल्स जब सोकर उठा तो उसने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके जख्म पूरी तरह मिट चुके थे, मानो वो जख्म कभी हो ही ना। बस इतना ही नहीं, बल्कि उसके सिर पर बाल भी आ गए थे, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। जाइल्स समझ गया कि ये सारा जादू उस जीव का ही है। उसे इस बात पर यकीन हो गया कि वो जीव सचमुच भगवान है। जाइल्स ने ये बात एलिसा को भी बताई। हालांकि एलिसा को ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो खुद भी उस जीव का जादू महसूस कर चुकी थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब शहर में तेज बारिश हो रही थी और नहर पूरी तरह भर गया था, यानी कि अब उस जीव को आजाद करने का वक्त आ चुका था। पर एलिसा उस जीव से इतना प्यार कर बैठी थी कि उससे दूर जाने के बारे में सोचकर ही वो तड़प उठती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने उस जीव को आजाद नहीं किया तो रिचर्ड आज नहीं तो कल उसे ढूंढकर खत्म कर देगा। दूसरी ओर रॉबर्ट के देश छोड़ने का वक्त आ चुका था। उसके रशियन साथियों ने उसे सारे सामान के साथ उस सुनसान जगह पर मिलने बुलाया था, लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता था कि रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट उस सुनसान जगह पर पहुंच गया। इतने में ही उसके दोनों साथी वहां आए। तभी अचानक ही उन्होंने बंदूक निकाली और रॉबर्ट को शूट कर दिया। रॉबर्ट धाराशाही हो गया। दरअसल वे लोग काम खत्म होने के बाद अपने जासूसों को मार देते थे, लेकिन वे रॉबर्ट को पूरी तरह खत्म करते उससे पहले ही रिचर्ड वहां आ गया। उसने उन दोनों रशियंस को गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद वो रॉबर्ट के पास आया। रॉबर्ट दर्द से बेहाल था। रिचर्ड समझ चुका था कि रॉबर्ट रशियन जासूस है। उसने रॉबर्ट को टॉर्चर करते हुए कहा, मैं बस तुझे एक मौका दूंगा, बताओ वो कौन सा गिरोह है जिसने उस जीव को चुराया। ये सुनकर मरते हुए रॉबर्ट की भी हंसी छूट गई। उसने कहा, तुझे अब तक ये किसी गिरोह का काम लग रहा था। वो लोग कोई गिरोह नहीं बल्कि सफाई वाले हैं। बस इतना सुनते ही रिचर्ड समझ गया कि ये सारा किया धरा जेल्डा और एलिसा का है, क्योंकि सिर्फ उन दोनों के पास ही लैब का एक्सेस था। रिचर्ड ने रॉबर्ट को खत्म कर दिया और उसी वक्त जेल्डा के घर जा पहुंचा। उस वक्त जेल्डा अपने पति के साथ थी। रिचर्ड ने जेल्डा को धमकाते हुए पूछा कि वो जीव कहाँ है, लेकिन जेल्डा किसी भी हाल में रिचर्ड को सच्चाई बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसका पति एक नंबर का डरपोक था। उसने रिचर्ड का गुस्सा देख उसे सारी सच्चाई बता दी कि वो जीव एलिसा के पास है। रिचर्ड उसी वक्त एलिसा के घर के लिए निकल गया। तभी जेल्डा ने एलिसा को फोन किया कि रिचर्ड थोड़ी ही देर में वहां पहुंच रहा है। ये सुनकर एलिसा और जाइल्स फौरन उस जीव को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगे, पर कुछ ही देर में रिचर्ड वहां पहुंच गया। खुशकिस्मती से तब तक एलिसा और जाइल्स उस जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। उन्हें वहां ना पाकर रिचर्ड गुस्से से जैसे पागल हो गया। लेकिन तभी रिचर्ड को वो कैलेंडर नजर आ गया जिसमें एलिसा ने बारिश और डॉग का जिक्र किया था। उसे देख रिचर्ड को समझ आ गया कि एलिसा उस जीव को आजाद करने नहर में ले गई है। दूसरी ओर एलिसा और जाइल्स उस जीव को लेकर नहर के पास पहुंच चुके थे। अब एलिसा और उस जीव के बिछड़ने का वक्त आ चुका था। एलिसा ने अपने जज्बातों को कुचलते हुए उस जीव को अलविदा किया और अपने आंसुओं को पीती हुई वहां से जाने लगी। तभी रिचर्ड वहां पहुंच गया। उसने पहले तो जाइल्स को मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उस जीव और एलिसा दोनों को ही गोली से उड़ा दिया। पर तभी जाइल्स उठा और उसने एक लकड़ी से रिचर्ड को मारकर उसे धाराशाही कर दिया और भागकर एलिसा के पास आया। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एलिसा दुनिया छोड़ चुकी थी। जाइल्स एलिसा को गोद में लेकर रोने लगा। इतने में ही अचानक उस जीव का शरीर जगमगाने लगा और अचानक ही वो जाग उठा।
वो जीव अमर था। उसने अपने सीने में हाथ फेरकर किसी स्याही की तरह अपने जख्म को मिटा दिया। उसने देखा कि रिचर्ड फिर से उठ खड़ा हुआ था और उन्हें खत्म करने के लिए अपनी बंदूक रिलोड कर रहा था। यह देख वो जीव गुस्से में रिचर्ड के पास आया और अपने पंजे के एक ही वार से उसकी गर्दन ही चीर डाली। रिचर्ड तड़प कर वहीं मर गया। इसके बाद वो जीव एलिसा के पास आया। अपनी एलिसा को मृत देखकर उसका कलेजा फट पड़ा। उसने एलिसा को गोद में उठाया और पानी में छलांग लगा दी। एलिसा बेतहाशा सतह की ओर गिरने लगी। इतने में ही वो जीव एलिसा के करीब आया। उसने एलिसा की गर्दन के दोनों ओर उभरे उन निशानों को देखा जो एलिसा को जन्म के साथ ही मिले थे। उस निशान पर अपने हाथ रख उस जीव ने प्यार से एलिसा को किस कर लिया और अगले ही पल उससे दूर हट गया। तभी अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। एलिसा के वो निशान मछली की तरह गलफड़े यानी कि गिल्स में बदल गए और एलिसा उन गिल्स की मदद से पानी में भी सांस लेती हुई जाग उठी। एलिसा अब उस जीव की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और समंदर की गहराइयों में खो गए। सचमुच एलिसा का प्यार पानी की तरह ही सच्चा था। न रंग की परवाह न रूप की चाह, जो दिशा मिली उसमें बहता चला गया, हर आकार में ढलता गया। ना तो उसे भाषा की कोई दीवार रोक पाई और न समाज का कोई बंधन उसे बांध पाया। जिस तरह पानी किसी भी रूप में ढल जाता है, उसी तरह एलिसा के प्यार ने भी उसे एक नया रूप दे दिया, जिसमें ढलकर एलिसा ने अपने प्यार को पा लिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।